मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्यों। आज प्रोग्राम क्यों में हम आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के कान क्यों बजते हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे, दस्तावेज़ात की मदद से आपको बताएंगे कि रहमान मलिक वज़ीर दाखिला के कान क्यों बजते हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई मुसाफिरों की जानें इतनी सस्ती क्यों हैं और इसमें हमारी पार्लियामेंट का क्या किरदार है कि वो क्यों समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई मुसाफिरों को कम कंपनसेशन मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो इदारा पाकिस्तान में एयरलाइंस का रेगुलेटर है उसमें कम से कम 30 अरब रुपए की माली बदनवानियाँ हैं। नाज़रीन, इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रशीद गुडेल साहब, MNA हैं MQM के। उसके साथ साथ कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी फौजिया वहाब, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे अयाज अमीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन दुनिया न्यूज़ जनाब रऊफ क्लासरा और हमारे फॉरेन अफेयर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट ईसा नकवी साहब। रशीद गुडेल साहब, पहला सवाल मेरे आपसे है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई मुसाफिरों की ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों है? क्योंकि जब कंपनसेशन की बात आती है किसी भी इंसिडेंट के बाद तो उसमें हमें यह मालूम हुआ है कि कंपनसेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम दी जाती है और इसमें पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट का आप हिस्सा थे, आपने भी वहाँ बैठ के उस बिल को पास करवाने में मदद की जिसके ज़रिए ये कंपनसेशन कम इस्टेब्लिश की गई। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। मैं तो आपकी बात से इत्तफाक करूंगा कि इंसानी जान की कोई कीमत कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जो कंपनसेट किया जाता है, जैसे एयर ब्लू का वाकया हुआ था तो एयर ब्लू ने 50 लाख का कमिट किया था, लेकिन मुझे परसों ही पता चला जब जहाज का जो वाकया हुआ तो एक साहब एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हुए थे, रात के 8:30-9 बजे से खड़े हुए थे। सुबह तक जब पैसेंजर चले गए तब तक एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, उनको जो वर्षा को फर्स्ट कर रहे थे, टिकटें वगैरह दे रहे थे। तो एक साहब आए एयर ब्लू वाले जो उस हादसे में उनके भाई उसमें शहीद हुए थे, तो उन्होंने कहा कि एयर ब्लू से अभी भी हमें पैसे नहीं मिले। तो मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि खाकान अब्बासी ने मुझे खुद ही कहा था रशीद, हम 50 लाख रुपए हर मुतासरीन को, घर वालों को दे रहे हैं। तो उससे कानून साजी बिल्कुल भरा क्या है कि इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज नजर आती हैं हमें इस कानून में कि सिविल एविएशन मॉनिटर करता है फजाई रूट को, ठीक है ना, एक अथॉरिटी होगा सिविल एविएशन, और जो ऊपर रडार जो है वो एयरफोर्स की निगरानी में होता है। अच्छा, इनमें कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। प्लस जो निजी एयरलाइंस हैं, शायद इसमें ऐसा सिलसिला होता हो कि वो परमिट ना करते हो अपने कैप्टन को कि अगर कोई हालात खराब है या कुछ ऐसा लगता है, माइनर सा रिस्क लगता है, तो वो जगह तब्दील कर दे, दूसरे एयरपोर्ट पे चले जाए। तो इधर भी यही हुआ। और जो कराची में एक दफा आपने याद होगा धुंध अभी वो 1 महीने पहले हुई थी, तो उसमें शाहीन एयरवेज और PI ने अपने जहाज को डाइवर्ट कर दिया था, लेकिन ये भूजा एयरलाइन का तैयारा उसमें भी उतरा था, उसके टायर बस्ट हुए थे। तो ये सवालिया निशान छोड़ते हैं कि क्या निजी एयरलाइन जो है वो इतना एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च नहीं करती, उसमें स्टोर नहीं होता, या इनको हिदायत है कैप्टन को कि कुछ भी हालात हो, 90% रिस्क हो तो भी उतार दो। तो ये सवाल वाकई में। रशीद गुडेल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में एयर क्रैश विक्टिम्स को आपने जो बिल पास किया असेंबली में, पाकिस्तान कैरिज बाय एयर एक्ट 2010 जो 2011 में पास हुआ, आपकी पार्टी की भी उसको सपोर्ट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें कंपनसेशन बहुत कम डिसाइड की गई है, जबकि जो मॉन्ट्रियल एक्ट कन्वेंशन ऑन एयर लॉ 99 है उसके मुताबिक कम से कम 15 मिलियन रुपए एक एक मुसाफिर को मिलने चाहिए। तो क्या वजह है कि हमारी पार्लियामेंट ने इतनी कम कंपनसेशन रखी है? अरशद भाई, मसला ये आता है कि एयर ब्लू का जो वाकया हुआ था तो एयर ब्लू इंश्योर्ड था और उसी इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पैसे दिए। हर जहाज दुनिया भर में जब ट्रैवल करते हो तो वो इंश्योर्ड होना चाहिए, होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम देती है और जो निजी फजाई कंपनी है वो भी क्लेम देती है। लेकिन मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ कि हम क्लेम के मामले पे क्यों बहस कर रहे हैं, हम क्यों सेफ जर्नी नहीं करते? हमारे पास सिस्टम में जो खराबियां हैं वो जब सामने आई हैं। रशीद गुडेल साहब, हम सेफ्टी की तो बात कर रहे हैं, 2-3 दिन से कर रहे हैं। रशीद गुडेल साहब, मेरा सवाल ये इस वजह से उठ रहा है कि जब हम अपने लोगों की जिंदगी को इतना सस्ता समझते हैं, हमारी पार्लियामेंट भी इतना सस्ता समझती है लोगों को कि इन केस ऑफ क्रैश उनको कंपनसेशन भी आप उतनी नहीं देते, उसके लिए कवानीन आप इसलिए पास नहीं करते कि इंटरनेशनल लॉज जो कहते हैं उतनी कम से कम कंपनसेशन हो, तो बाकी इदारों को मैसेज क्या जाएगा? कंप्लीट करने दे मुझे कि मैं कहता हूं कि हम उस फजाई सफर में जो भी कोताहियां हैं, आप देखें दुनिया के बेशतर हवाई अड्डों पे अगर ब्लैक फॉग भी हो ना, जहाज उतरते हैं। ब्लैक फॉग में हमारे यहाँ जहाज तो दूर की बात है, हमारे मामूली धुंध होती है लाहौर एयरपोर्ट पे
तो कितनी फ्लाइट वापस जाती हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे सिविल एविएशन अथॉरिटी को, अगर वो पैसे कमा रही है। दूसरी बात ये कि सिविल एविएशन अथॉरिटी और पीआईए में वो कहते चोली दामन का साथ है कि यहाँ से निकल के बंदा पीआई का एमडी सर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, जो 30 अरब की माली बदलवानी है उसमें हम उसके डिटेल रशीद गुडेल साहब इफाल के साथ तो नहीं हुआ। कंपनसेट की बात है, बिल्कुल आपकी बात से बजाय इत्तेफाक करता हूँ कि इनका कंपनसेट इंटरनेशनल रूल के मुताबिक मिलना चाहिए, और इस पे जो भी कुछ हो सकेगा मुत्तहिदा गवर्नमेंट असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बात करेगी। बिल्कुल, आपकी पार्टी ने एक एडजर्नमेंट मोशन भी मूव किया, इस पे भी आपसे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे ईसा नकवी हमारे फॉरेन अफेयर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इनके खानदान के साथ भी एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी, उसमें कितनी कंपनसेशन थी, क्या वाकया था? अर्शद, टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट थी इस्तांबुल से आम्स्टरडैम के लिए, और 25 फरवरी 2009 को ये फ्लाइट जो है वो भी बोइंग 737 था टर्किश एयरलाइंस का। जब वो आम्स्टरडैम के एयरपोर्ट के करीब पहुंचा है तो उसका जो अल्टीमीटर था 737 का उसने दुरुस्त काम नहीं किया, और जो पायलट था वो ऑटो पायलट का और ऑटो थ्रॉटल का जो है वो सहारा ले रहा था, जिसकी वजह से जो रनवे का अप्रोच था उससे 1.5 किलोमीटर पहले वो जहाज गिर के 3 टुकड़े हो गया। मेरे फूफा उसमें सवार थे, सफदर अली तिरमिजी, और उनको बिल्कुल मामूली सी चोटें आई थी। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊं कि एक तो जो कंपनी की तरफ से, जो टर्किश एयरलाइंस की तरफ से उनको ऑफर की गई थी कंपनसेशन की, वो खासी ज्यादा थी, लेकिन उससे जब उन्होंने एग्री नहीं किया, एक लॉयर से बात की, तो फिर कंपनी ने अब से तकरीबन 4 माह पहले उनको $1 मिलियन जो है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रकम में 9 करोड़ रुपए बनती है, वो उनको दी है, जिसका चेक भी उनको इशू हो चुका है। तो आप ये देखें कि इंसानी जिंदगी की कीमत हम किस तरह पाकिस्तान में देखते हैं कि हम पाकिस्तानियों की जिंदगी की कीमत, यहाँ पर रहने वालों की कीमत कितनी है। और बाहर अगर आप चले जाएं, सिर्फ ये नहीं, अगर आपका कार एक्सीडेंट में भी अगर आपका दांत टूट जाता है तो 25 से 35 हजार पाउंड, जो कि तकरीबन 50 लाख से ज्यादा रकम बनती है, एक दांत अगर आपकी गलती नहीं है, आपको किसी ने गाड़ी ने हिट किया है, तो कंपनसेशन के जो रूल्स हैं वो यकीनन लेजिस्लेशन का जो काम है वो पार्लियामेंट ने करना है। और ये पार्लियामेंट तो खुद भी क्लेम करती है कि हमने बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन किया है, हमने बहुत ज्यादा काम किया, तो इनको ये जो लेजिस्लेशन की है ईसा नकवी साहब, मैं इसमें पढ़ रहा था, यहाँ तो मिनिमम इन्होंने 5 लाख रुपए किया हुआ है कंपनसेशन। 5 लाख तो अर्शद, 5 लाख तो आजकल मजाक है, पाकिस्तानी शहरियों के साथ किराए इंटरनेशनल लेते हैं। कफन दफन का खर्चा भी 5 लाख नहीं आता। 5 लाख रुपए अगर आपने, जो आपके मेहमान घर पर आते हैं अफसोस करने के लिए, उनको खाना, जाहिर है अगर हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो मुआशरा है, हमारा जो खानदानी निजाम है, कोई घर आता है तो उसको यकीनन खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। कोई अफसोस करने के लिए भी आपके घर आता है तो 5 लाख तो आपका अगले 2 महीने में इस तरह खर्च हो जाता है, जो कफन दफन और जो उसके ऊपर अगर ये बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान में जो कंपनसेशन जो पार्लियामेंट ने डिटरमिन किया, मिनिमम कंपनसेशन, वो इतनी भी नहीं है कि कफन दफन का इस्तेमाल और कफन दफन का इंतजाम उससे हो सके। और ईसा नकवी में बता रहे थे एक टर्किश एयरलाइन के क्रैश का केस, जिसमें हर पैसेंजर को कम से कम 9 करोड़ रुपए कंपनसेशन दी गई। नाज़रीन यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई मुसाफिरों की ज़िंदगी को इतना सस्ता क्यों समझा जाता है, और हमारी पार्लियामेंट ने 2011 में पाकिस्तान कैरिज बाय एयर एक्ट 2010 जो पास किया, उसके तहत मिनिमम कंपनसेशन सिर्फ 5 लाख रुपए रखी, जबकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑन एयर लॉ 1999 के तहत एक पाकिस्तानी एयर पैसेंजर को हादसे की सूरत में कम से कम 15 मिलियन रुपए मिलने चाहिए। फौजिया वहाब साहिबा MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हमें ज्वाइन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपकी जगह हमें ज्वाइन करिए। फौजिया वहाब साहिबा, आपकी पार्टी ने ये बिल पास किया, आपने भी इसमें यकीनन वोट दिया होगा, अपनी राय दी होगी, तो पाकिस्तानी मुसाफिरों की जिंदगी की कीमत आपने इतनी सस्ती क्यों लगाई है? देखिए, आदमी तो कोई सी भी कीमत लगा सकता है, कोई सा भी रेट दे सकता है, कोई सी भी कीमत फिक्स आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो हमारे पास इतनी गुंजाइश है हमारे सिस्टम में कि हम इतने पैसे अदा कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में अगर 1.5 मिलियन है, जैसे कि आप बता रहे हैं, 1.5 मिलियन है या 15 मिलियन? 15 मिलियन रुपए, कुछ है 15 मिलियन रुपए एक मुसाफिर के लिए। 15 मिलियन रुपए, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, यानी 1.5 करोड़ रुपए मेरे ख्याल में। मेरे पास अभी मैंने एक आई विटनेस अकाउंट बताया है फौजिया वहाब साहिबा, टर्किश एयरलाइन के एक क्रैश में 9 करोड़ रुपए एक इंडिविजुअल को दिए गए हैं। हाँ, यकीनन आप टर्की से तो पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जहां पर औसतन आमदनी लोगों की $5,000 हो, और एक ऐसे मुल्क के जहां पर औसतन आमदनी लोगों की $1,000 हो या $1,100 हो,
اس کا مقابلہ آپ اس ملک سے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آپ اپنا موازنہ اپنے جیسے لوگوں سے کرنا چاہیے. ہماری معاشی حالات یا ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے یا ہمارے ہاں جو لوگوں کے ٹیکس دینے کا رجحان ہے, اس حساب سے 15 ملین کے بارے میں سوچنا, یا آپ ٹرکش ایئر لائن کا حوالہ دے کے آپ شرمندہ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن پاکستانی حکومت اپنے وسائل سے یہ چیزیں نہیں ادا کر سکتی. سیڈ موقع پہ شرمندہ کرنا بالکل نہیں ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب کرائے ہم لوگ انٹرنیشنل ریٹس کے مطابق لیتے ہیں, اس میں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی پاکستان میں کم کرائے چارج کیے جائیں, چاہے ڈومیسٹک فلائٹ ہو چاہے انٹرنیشنل, وہاں پہ ہمارے کرائے تو انٹرنیشنل کمپیٹ کرتے ہیں. لیکن جب کمپنسیشن کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی استعداد دیکھ کے بات کرنی چاہیے. جان کی قیمت ہم کم لگاتے ہیں, کرائے وہاں پہ زیادہ لیتے ہیں. پروفٹس پرائیویٹ ایئر لائنس کو دینے کے لیے ہمارے لیے کوئی اس طرح کے رولز نہیں ہے, اور ہماری پارلیمنٹ جس کے آپ معزز رکن ہیں وہ بیٹھ کے ہمارے شہریوں کی قیمت, جان کی قیمت حادثے کی شکل میں اتنی کم لگاتی ہے. دیکھیے, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور دل کو بڑی لبھانے والی باتیں ہیں, اور دل کو سب کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہاں جی انٹرنیشنل جو فلائٹس ہوتی ہیں اس کی پرائسز تو آپ اسی حساب سے رکھتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو ٹکٹ ہوتے ہیں اس کا تعلق انٹرنیشنل قیمتوں سے کم ہوتا ہے اور فیول پرائسز سے زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ کنونشنز ہوتے ہیں انٹرنیشنل, ان کو بھی آپ کو ایویشن کنونشن, اس کو بھی آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ایئر لائن جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ پاکستان کے حساب سے رکھے اور ایمریٹ جو ہے وہ اپنے دبئی کے حساب سے رکھے. ایک انٹرنیشنل نارم ہے, وہ سب کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور جہاں تک آپ نے قیمت کی بات بتائی ہے, جہاں لوگوں کی ابھی بھی ٹیکس دینے کا رجحان صرف 8% ہے اور جہاں پہ صرف 1% جو ہے پاکستان کی آبادی کا وہ ٹیکس دیتا ہو, وہاں آپ یہ امید کریں کہ حکومت جو ہے وہ کمپنسیشن جو ہے وہ 1.5 ملین روپے دے گی یا 15 ملین روپے دے گی, یہ ممکن نہیں ہے. میں صرف جو زمینی حقائق ہیں اور جو ریالٹیز ہے اس حساب سے میں بات کر رہی ہوں. فوزیہ وہاب صاحبہ, میں آتا ہوں آپ سے دوبارہ بھی اس پہ ایک فالو اپ کوشچن بھی بنتا ہے. ایاز امیر صاحب ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کریں. ایاز امیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہم بات کر رہے ہیں مونٹریال کنونشن آن ایئر لا 1999 کا, اور پاکستان نے جس پارلیمنٹ کے آپ بھی رکن ہیں اس میں پاکستان کیریج بائی ایئر ایکٹ 2011 میں پاس کیا, جس کے تحت کمپنسیشن بہت کم رکھی گئی اور پاکستانی مسافروں کی ان کیس آف حادثہ جو زندگی کی قیمت لگائی گئی وہ بہت معمولی ہے, بہت کم ہے, صرف فریکشن ہے جو مونٹریال کنونشن کہتا ہے. تو ہماری پارلیمنٹ ہمارے لوگوں کی زندگی کو اتنا سستا کیوں سمجھتی ہے؟ ایک تو میں کہوں گا کہ یہ جو آپ نے فرمودات سنی ہیں میری کولیگ, مائی ویری ڈیئر کولیگ فوزیہ وہاب صاحبہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ ایسی باتیں کر رہی ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 1.5 ملین روپے اس وہ جو کیریج ایکٹ میں ہے, یہ ان کیس آف لاس آف لائف ہے. میں خود کلیئر نہیں ہوں, یہ لاس آف لائف ہے 1.5 ملین 5 لاکھ لاس آف لائف ان دا کیس آف این ایکسیڈنٹ. ان دا کیس آف این ایکسیڈنٹ جو ایئر لائن دے گی, اور جو ہماری پارلیمنٹ نے رکھا ہے منیمم 5 لاکھ رکھا ہے. اگر آپ کورٹ میں کیس کر لیں جا کے اور پھر عدالت جتنا ڈیٹرمن کر دے وہ ایک الگ ہے. لیکن مونٹریال کنونشن کے تحت جو فگر سامنے آ رہی ہے وہ تقریباً 15 ملین کمپنسیشن بنتی ہے ایک شخص کی. نہیں, پر یہ جو مونٹریال کنونشن میں ہے یہ کیا مینڈیٹری ہے, آٹومیٹک یہ چیز لگ جاتی ہے اگر کوئی ایئر کریش ہو تو؟ اور جو اس میں جو ایاز امیر صاحب, آپ معزز پارلیمنٹیرین ہیں, وہی سوال ہے میرا آپ سے کہ ایکٹ تو ہم نے پاس کر دی اور یہاں پہ کمپنسیشن ہم نے کم رکھ دی. ان کیس آف ایکسیڈنٹ یہ کمپنسیشن تو دینی ہے. پرائیویٹ ایئر لائنس ٹکٹس تو وہی چارج کرتی ہیں جو انٹرنیشنل ریٹ ہے, جو فیول پرائسز چل رہی ہیں. میں آپ سے بالکل فرینکلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس ساری چیز کا پتہ نہیں ہے. یہ صرف پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا ہے بلکہ یہ پہلے یہ جو پرٹیکولر بل جو ہے یہ ڈیفنس کمیٹی میں آیا تھا اور ڈیفنس کمیٹی میں اس کے اوپر بحث ہوئی تھی. آئی ایم ناٹ شیور, اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ شاید میری اگنورنس ہے جو مجھے معلومات ہونی چاہیے پر مجھے نہیں ہے, کہ اگر ایئر کریش ہو انڈر دا مونٹریال کنونشن کیا وہ آٹومیٹک وہ جو ہے وہ اس ایئر لائن پہ لاگو ہو جاتا ہے؟ آئی ایم ناٹ کلیئر آن دس, تو میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا.
अयाज अमीर साहब, हमारे पास अभी एक आई विटनेस अकाउंट हमने बताया टर्किश एयरलाइन का, उसमें उन्होंने बताया कि 9 करोड़ पे, हालांकि मामूली उन्हें चोटें आई थी, क्लेम किया उन्हें 9 करोड़ इक्विवेलेंट टू 9 करोड़ $1 मिलियन मिले थे, जो 9 करोड़ के मुताबिक बनते हैं। पर वो शायद कोर्ट्स रखी हुई है, वो शायद कोर्ट्स में से हो। मेरे ख्याल बहुत सारे एयर क्रैशेस जो हैं वो फिर लिटिगेशन का सब्जेक्ट होते हैं और कोर्ट्स फिर जजमेंट देती हैं और डिटरमिन करती हैं। मेरा ख्याल, माय अंडरस्टैंडिंग इज दिस, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं इसके बारे में कुछ हतमी राय आपको नहीं दे सकता। तो आपके ख्याल में जो भोजा है कि अब विक्टिम्स की फैमिलीज हैं, उन्हें भी अदालतों का रुख करना पड़ेगा, या हमारी पार्लियामेंट भी कुछ कर सकती है, कम से कम कवानीन इस तरह के बना सकती हैं कि जो एकदम एप्लीकेबल हो जाए और सबके लिए बात क्लियर हो, अदालतें जिन पे ऑलरेडी इतना बोझ है उन पे मजीद बोझ ना डाला जाए इस तरह के केसेस का। माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर एयर क्रैश कहीं हो, चाहे अमेरिका में हो चाहे ब्रिटेन हो, तो वो ऑटोमेटिक कोई कॉम्पनसेशन का कोई सम तयन नहीं है। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मेरी जो समझ है वो ये है। और ये बहुत सारे जो कॉम्पनसेशन जो डिटरमिन होती है वो आफ्टर जो वो ऐसे जो मामलात हैं जब कोर्ट्स में जाते हैं तो वहां से ये आती हैं बहुत भारी भारी। अमीर साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, और यही चीज कानून में भी लिखी हुई है कि एक कंपनसेशन तो अदालत, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स, और अदालतें वो डिटरमिन करेंगी। और एयर ब्लू के हादसे में भी हमने देखा कि यही चीज हुई है कि कुछ फैमिलीज ने उससे एग्री नहीं किया। जो 5 मिलियन रुपए अनाउंस किए थे, शायद खाकान अब्बासी साहब एयर ब्लू के जो मालिक हैं, आप ही की पार्टी से उनका ताल्लुक है, और एयर ब्लू हादसे के बाद ही ये वाला पाकिस्तान कैरिड बाय एयर एक्ट 2010 आया, जिसके तहत ये कंपनसेशन मजीद कम कर देगी। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में कम से कम 30 अरब रुपए की माली बदअनवानियों का इंकशाफ हुआ है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र की, और पाकिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र और एयरलाइंस को रेगुलेट करता है सिविल एविएशन अथॉरिटी का इदारा। और कहा यह जाता है, जो इतलात हैं, जो दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हैं, उसके मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी में कम से कम 30 अरब रुपए की माली बदअनवानियों का इंकशाफ हुआ है। हमारे साथ एडिटर इन्वेस्टिगेशन रऊफ क्लास्ट्रा मौजूद हैं। रऊफ साहब, क्या माली बदअनवानियाँ हैं 30 अरब रुपए की? एक बड़ी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि बल्कि इसमें रिवील कर सकते हैं कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जो ताज़ा तरीन अपनी रिपोर्ट बनाई है इस पे CAA पे, और ये रिपोर्ट अभी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास नहीं है, अभी किसी के पास नहीं। हम इसमें क्लेम कर सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए पहली दफ़ा इसको दिखा रहे हैं, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मेरा ख्याल आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। हम इसको रिवील कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इट्स बीइंग रिवील्ड ऑन स्क्रीन। इसमें 3-4 बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, और ये नाज़रीन देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कि ये वो 30 अरब रुपए की माली बदअनवानियां जिसका रऊफ क्लास्ट्रा साहब जिक्र कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये एक्सक्लूसिवली ये हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने तैयार की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक ये पार्लियामेंट को नहीं पहुंची। यस, ये सदर पाकिस्तान को भेजी गई थी और हमने वहाँ से अपने कोई सोर्सेज हमने यूज़ किए और वहाँ से रिपोर्ट हमने वहाँ से निकलवाई है। इसमें 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें टोटल आप देख लें, आपके पास भी रिकॉर्ड मौजूद है, कोई इसमें उन्होंने 15-20 केसेज ऑफ करप्शन, अच्छा इसमें आप कह सकते हैं मिसमैनेजमेंट भी इसमें है और वो भी उसको लास्ट में लिया है उन्होंने। इसमें फाइनेंशियल इसमें रेगुलरिटीज़ भी हैं, इसमें फ्रॉड्स भी हैं, इसमें एम्बेजलमेंट भी है। इसमें 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट केस, हम छोटे मोटे केसेज की तरफ जाते नहीं हैं, उसमें मज़े की बताएं। एक इसमें इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक ऐसी पार्टी को 20 अरब रुपए का कंट्रैक्ट दिया गया है जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था ऑन करप्शन, फ्रॉड, एम्बेजलमेंट चार्जेस। ये काम पाकिस्तान में ही हो सकता था कि जिसको वर्ल्ड बैंक ने पूरी दुनिया में उसको बाकायदा सर्कुलेट किया था कि फलां कंपनी को आपने पाकिस्तान बाहर को छोड़ें, आप इनको पूरी दुनिया में कहीं नहीं देंगे बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन फ्रॉड। इसके आगे और क्या क्या है? ये फ्रॉड हो गया, और ये सबसे बड़ा है कि दुनिया की तारीख का एक नया हो गया कि ब्लैक लिस्ट फर्म को 20 अरब रुपए का आपने कंट्रैक्ट दिया सिविल एविएशन। एक तो ये है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ा एक उन्होंने दिया वहां पे जो लिखा है कि इरेगुलर अवार्ड ऑफ वर्क। अगेन इसमें इन्होंने आप ये कह सकते हैं इरेगुलरिटीज किए हैं और ऐसी पार्टीज को काम दिए गए हैं जो आके वहां पे आप कह सकते क्वालिफाई नहीं कर सकती थी और जिनके पास प्रॉपर कॉम्पिटेंसी नहीं थी। 3.1 बिलियन ये अलहदा। एक और केस आपको तीसरा बता दूं, इसमें नॉन रिकवरी ऑफ रेंट एंड स्पेस चार्ज फ्रॉम द लाइसेंसेज कि जिनको ठेके दिए हुए थे उनसे तकरीबन 3.4 बिलियन रुपीस रिकवरी नहीं हुआ आज तक। और इरेगुलर लाइसेंसेस भी इन्होंने इशू किए हैं। डेफिनेटली एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक चीज बताऊं, इन्होंने फोम मंगाया जिसको आप ये फायर फाइटिंग के लिए, रेस्क्यू करने के लिए कहते हैं, जो आग अगर लग जाए किसी उस पे एयरपोर्ट पे, आपने फोम मंगाया, उसमें भी इन्होंने फ्रॉड की कि टोटल जो इन्होंने मंगवाए वहां से आप कह सकते
36,000 लीटर फोम मंगवाया गया और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के जरिए मंगवाया गया, और उसमें से 15,000 लीटर था जिस पार्टी को इन्होंने दिया था कि तुम मंगवा लो ड्यूटी इंपोर्ट, वो 15,000 लीटर वो घर ले गए। ठीक है, ये 2 करोड़ क्लासा साहब, मैं इस पे मजीद आपसे मालूमात लेता हूँ। फौजिया वहाब साहिबा, जब एक इदारे में इस तरह की माली बदनवानियां हो तो वहां पे जो रेगुलेटर उसका अपना ऐसा हाल हो तो वो प्राइवेट एयरलाइंस को कैसे रेगुलेट करेगा? देखिए जी, अभी रऊफ क्लासरा साहब ने जो तफसीलात बताई हैं वो तो एक ऐसी चीज के बारे में बताई है जो अभी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। इनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट साहब को तो ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है, मंजूरी भी दे दी इस रिपोर्ट नहीं, तो प्रेसिडेंट साहब को अगर रिपोर्ट पहुंची तो क्या वो पब्लिक हो गई? प्रेसिडेंट साहब को तो बहुत सारी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं, वो तो आपकी कारकर्दगी के बारे में भी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं, हर तरह की है ना रिपोर्ट्स पहुंचती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया और उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बड़ी दिलचस्प यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूँ। जब तक लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर सेक्रेटरी डिफेंस थे तो इस तरह की खबरें नहीं आई थी। अब अचानक एक सिविलियन ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी डिफेंस है। फौजिया वहाब साहिबा, ये वो रिपोर्ट है जो आप ही के ऑडिटर जनरल ने बनाई है और जो सदर मुमलिकत को दी गई है। सिविल एविएशन का सरबराह बन गया है, तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। शुक्र है अब PIA पे आप लोगों का है ना एम्फेसिस जरा कम होगा, क्योंकि वहां पर फिर से एक मिलिट्री का आदमी बैठ गया है वहां पर। अब वहां पर आप उसकी लगाया तो आपने ना फौजिया वहाब साहिबा, आपकी पार्टी ने लगाया। अयाज अमीर साहब, छोड़ दो ना, सिविल एविएशन के बारे में अचानक आप लोगों की बड़ी मेहरबानियां हो गई। 4 सालों में सिविल एविएशन का कहीं तस्करा नहीं हुआ, अचानक उनका तस्करा हो रहा है कि जी इसको है ना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फौजिया वहाब साहिबा, जहाज रोज रोज भी नहीं गिरते, सिविल एविएशन एक रेगुलेटरी का। जब कोई चीज, देखिए मैं इन तमाम बातों का जवाब उस वक्त दूंगी जब मैं वो ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ लूंगी। जब मेरे पास आई नहीं है तो मैं इस पर क्या अयाज अमीर साहब, अयाज अमीर साहब, आपने सुना कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो एक रेगुलेटर है उसने इतनी माली बदनवानियां हो रही हैं, तो यहाँ पे ये प्राइवेट एयरलाइंस को कैसे रेगुलेट करेंगे? आपने फौजिया वहाब साहिबा के जवाबात भी सुन लिए जो कि इसको एक और रंग देना चाह रही हैं। देखिए, मैंने वो रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि दोस्तियों में और यारियों में PIA का हेड भी बना दिया जाता है, उसके बाद कोई और आते हैं तो सिविल एविएशन अथॉरिटी के वो हेड बन जाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि यारियाँ निभानी हैं तो अपनी जेब से निभाएं। ये रियासत के ऊपर बोझ करके ये यारियाँ निभाने का आप जो है अपना सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं? अब सिविल एविएशन अथॉरिटी पे जिन साहब को बिठाया हुआ है उसकी बैकग्राउंड हम सब जानते हैं, वो क्या रेगुलेट करेंगे, क्या अपना इंडिपेंडेंट करेंगे, उसका तज्जिया आप कर सकते हैं। जहाँ तक रिपोर्ट का ताल्लुक है, मैंने वो पढ़ी नहीं, उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन जो उन पे जो तनकीद का, जो तोपों का निशाना है वो बड़ा जायज़, और उसका कोई जवाब नहीं है कि आप अपनी सिर्फ क्रोनियज़म को इस हद तक आप ले जाएं कि इतनी अहम जगहों पे भी क्योंकि कोई माजी में कोई दोस्त था या कोई डॉक्टर था या कोई यार था तो उसको आप ऐसे नवाजें। ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले भी होता रहा है, लेकिन अब के दौर में ये जो हम देख रहे हैं इसमें नए रिकॉर्ड कायम हो गए। राइट। रशीद गुडेल साहब, आपकी पार्टी ने एक एडजर्नमेंट मोशन भी मूव किया है भोजा एयरलाइन क्रैश को पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए। एक और सवाल उठता है कि जब भोजा एयरलाइंस है, इसका लाइसेंस अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं है? क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जहाज़ों की एक एयरलाइन को पाकिस्तान में डोमेस्टिकली ऑपरेट करने के लिए, वो इस जहाज़ के क्रैश के बाद कम हो गई है। तो क्या आपकी पार्टी इस पर कोई इकदाम लेगी, कोई बात करेगी? हुकूमती इत्तेहादी हैं आप। शुभ भाई, देखें कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर बहस के लिए चीज़ आती है और उस पर जो मोशन होगी और दूसरी चीज़ें होंगी उसमें वहाँ बहस होती है और सारे नुकात उठाए जाते हैं। हमारी पार्टी ने तो वेपन का बिल भी पेश किया, दूसरी चीजें पेश की, तो हमने तो हर पब्लिक इशू को वहाँ पे एड्रेस किया है और इस पे भी बहस होगी तो ये बातें पता चलेंगी कि सिविल एविएशन कहाँ खड़ी हुई है, तो एयरलाइन कहाँ खड़ी हुई है, उनको कौन लाइसेंस दे रहा है, किस कीमत पर लाइसेंस दे रहा है, क्या क्वालिटी चेक करता है या फिर करप्शन करता है, वो सारी चीजें तो पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी ना। आपके प्रोग्राम में मैं वो पार्लियामेंट वाली बातें डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन पार्लियामेंट जब डिस्कस होगी तो उसकी सजा आपको भी सुनाई देगी कि मुत्तहदा गवर्नमेंट ने क्या मौका इख्तियार किया है, क्या बातें की हैं, क्या प्लस पॉइंट क्या माइनस पॉइंट है। तो इंशाल्लाह पार्लियामेंट का इजलास मेरे ख्याल 25 से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम बहस भी करेंगे, उसमें बात भी करेंगे और मुत्तफका को कागजात भी पेश मतलब लाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ
کچھ ایسا ہو گیا تو یہ رولس اینڈ ریگولیشن فالو ہونے چاہیے. انسان کی زندگی بہرحال قیمتی ہوتی ہے, اس کا کمپنسیٹ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. جی رشید گدیل صاحب MNA MQM آپ کا پروگرام کیوں میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس دوبارہ آئیں گے تو آپ کو سول ایویشن اور PIA کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ رحمان ملک وزیر داخلہ صاحب کے کان کیوں بجتے ہیں اور اس حوالے سے ہمارے پاس کیا دستاویزات موجود ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے تھے سول ایویشن اتھارٹی, اس میں 30 ارب روپے کی کم از کم 30 ارب روپے کی مالی بدعنوانیاں. صرف یہی بات نہیں, ایاز امیر صاحب نے کہا کہ اپنی من پسند لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے, میرٹ کی وائلیشن ہوتی ہے. کلاسا صاحب یہ جو رپورٹ آپ کے پاس ہے جو صدر مملکت کے پاس بھی گئی ہے, اس میں PIA اور سول ایویشن کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے فوزیہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ رپورٹ ابھی پبلک نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہم نے اپنے سورسز سے اس کو حاصل کیا ہے اور صدر پاکستان صاحب کو اگر اس پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے اس کی فائنڈنگ پہ, ریکمنڈیشن پہ, اس میں ہونے والی کرپشن پہ, تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس پاورز ہیں کہ دوبارہ ریکمینڈ کر سکتے تھے ایڈیٹر جنرل پاکستان کو آپ ری ایگزامن کریں, آپ نے غلط چیزیں ڈالی. ایک تو یہ میں اس کو کلیریفائی کر دیں. اور دوسرے فوزیہ صاحبہ کا یہ کہنے کا چیز کہ شاید صرف ہم اس کو CAA کو یا سول ایویشن کو ہٹ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ ہم یہیں بیٹھ کے اسی پروگرام میں اس سے بھی بڑے بڑے اسکینڈل ڈاکومنٹس کے ساتھ ہم آ کے اپنے ناظرین کے سامنے لائیں گے اور تمام اداروں کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایکسپوز کریں گے. اور وہ طاقتور یہ ادارے جن کا نام لیتے ہوئے بہت سارے لوگ ڈرتے ہوں, ہم ان کی کرپشن اور ان میں ہونے والی جو اس بدعنوانی ان کو بھی سامنے لائیں گے اور ڈاکومنٹس کے ساتھ لائیں گے, اسکرین پہ لائیں گے. ایک تو میں اس کو کلیریفائی کر دوں, ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے, جو خبر آئے گی ہم اس کو دیں گے. اب آتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے. دنیا بھر میں ایک خود انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے کچھ رولز بنائے ہوئے تمام دنیا بھر کے لیے. اس میں یہ شامل ہے کہ جو آپ کی نیشنل کیریئر ہوتی ہے, فلائٹ کیریئر ہوتی ہے, آپ اس کے بندے کوئی بھی اسٹافر جو ان کا ہو, آپ ان کو سول ایویشن میں آپ ان کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. جو بگ پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے وہ کی ہے, اس کی ایک irregularity کی ہے کہ انہوں نے PIA سے بندے اٹھائے ہیں اور تمام کے تمام پیلٹ سے, ان پیلٹس کو وہاں پہ CAA نے یا سول ایویشن اتھارٹی نے ان کو فلائٹ انسپیکٹر لگا دیا ہے. اس پہ انٹرنیشنل جو ایویشن تھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا حضور آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ تو ریگولیٹر ہے, آپ کی سول ایویشن اتھارٹی ریگولیٹر, اس نے تو PIA کو ریگولیٹ کرنا ہے. آپ PIA کے بندے اٹھا کے یہاں بٹھا دیں گے تو یہ ان کو کیا ریگولیٹ کریں گے. اس پہ باقاعدہ شدید پروٹیسٹ کیا انٹرنیشنل آپ کی ایویشن اتھارٹی آرگنائزیشن نے. ایاز امیر صاحب آڈٹ رپورٹ میں جس بات کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے, یہ صدر مملکت تک بھی چیز گئی ہے. جب اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوں گی جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نظر آ رہا ہے, وہی لوگ جو کہ ایئر لائنز بھی چلا رہے ہیں, ارشد جلیل کا معاملہ بھی ہمارے سامنے کہ مینٹیننس بھی وہ خود ہی کر رہا ہے, ساتھ ایئر لائن کے میجورٹی شیئرز بھی ان کے پاس ہیں, اور اس کے بعد سول ایویشن اتھارٹی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ ان کی کمپیٹنسی پہ سوالات آ رہے ہیں, جو میرٹ کی وائلیشن میں اپوائنٹ ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں فضائی مسافروں کی زندگیاں محفوظ کیسے رہیں گی؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں کریکٹ ہیں. ڈیفنس کمیٹی آف دی نیشنل اسمبلی میں PIA کے معاملات بھی کئی دفعہ آئے اور ہم حیران ہو کے رہ گئے. وہ جو پہلے یہ جو مارشل یہ راؤ قمر سلطان سے پہلے جو قمر سلیمان سے پہلے جو تھے MD PIA کے, وہ ایک اور یار خاص تھے, وہ اس کو چلا رہے تھے. اور یہ عجیب یہ چیزیں ہیں. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انسانی جانیں, نیشنل کیریئر تو ویسے ہی تباہ ہو کے رہ گیا ہے, اور مزید جو میرے خیال کسر اس میں تھی بھی نہیں, اس کو بھی ہم نکال کے پتہ نہیں ہم کہاں تک ہمیں چین آئے گا, کہاں تک ہم کہیں گے کہ یہاں ہم بس کریں. بس اس پہ رویا جا سکتا ہے, اور کیا تبصرہ کیا جائے. جی فوزیہ وہاب صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی آپ میرٹ کی وائلیشن اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ سول ایویشن اتھارٹی اور PIA پہ؟ آپ نے جو اینگل دیا ہے اس پر یقیناً بات کی جا سکتی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے بن سکتا ہے, اور لیکن بہرحال جو آدمی اس وقت سول ایویشن کے سربراہ جو بنائے گئے ہیں وہ ایویشن انڈسٹری سے واقف ہیں, اور آج سے نہیں, ان کے پاس کئی سال کا تجربہ ہے.
आखिर आपने ये बातें उस वक्त कभी क्यों नहीं उठाई जब सिविल एविएशन के सरबराह कोई रिटायर्ड आर्मी चीफ एयरफोर्स चीफ होता है, तब आपने इशू क्यों नहीं उठाया है? अब आप भोजा एयरलाइन का क्रैश भी नहीं हुआ था फौजिया वहाब साहिबा। मेरे ख्याल से किसी भी इदारे पे अगर वहाँ पे फौजी भी होता और ये होता तो वहाँ पे सवालात उठाते। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि कम से कम मैं या रऊफ क्लासा इस बात से नहीं डरते कि जी कोई फौजी बैठा है तो उसने करप्शन किया तो हम उस पर कोई पर्दा डालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सवाल ये इसलिए उठा रहे हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की वो रिपोर्ट है जो सदर मुमलिकत के पास गई है और उसमें ये चीजें पॉइंट आउट हुई हैं और उन्होंने अप्रूव की है ये। देखिए और सदर मुमलिकत ने अप्रूव की है ये। नहीं देखिए, ये जब पब्लिक में आएगी तभी उस पर बात की जा सकती है ना। सदर मुमलिकत ने पढ़ा है, इसको अप्रूव किया है, क्या ये पब्लिक में प्रेजेंट हो गया? जब प्रेजेंट नहीं हुआ चले, जब पब्लिक में आएगा तब आपसे इस पर सवाल करेंगे। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब के कान क्यों बजते हैं। रऊफ क्लासा साहब, इस हवाले से क्या दस्तावेज़ात आपके साथ पास हैं? मेरा ख्याल है कि हम एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हम अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं और ये दस्तावेज़ात अभी सुप्रीम कोर्ट में कल प्रेजेंट होने हैं। कल वहाँ पे पेश होनी है। केस का बैकग्राउंड बता दो, हमने पहले भी यहाँ पे किया था। चौधरी असलम थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें वो चाहते हैं रहमान मलिक साहब, बाबर रहमान साहब और चौधरी परवेज अली साहब और कुछ और लोग हैं जिन पे चाहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन की दोबारा FIR उन पे की जाए। उसमें रहमान मलिक साहब ने अपना एक जवाब दाखिल कराया है और उनका अनवर मंसूर साहब जो हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये जवाब तैयार किया, वो उनके वकील हैं। और इसमें जो उन्होंने रहमान मलिक साहब ने एक पहले जवाब दाखिल किया था जो हमने पिछले हफ्ते यहाँ पढ़ के सुनाया और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी और वो बिल्कुल है। इसमें क्या नई चीज़ें आई हैं? आप उन्होंने एक नया वहाँ पे जवाब एक दाखिल कराया और इसमें 22 पेजेस का है जो हम दिखा सकते हैं एक्सक्लूसिवली, जो हमारे पास एक तरह अवेलेबल है और किसी के पास नहीं होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट में कल जाएगा। यस, कल वहाँ पे पढ़ा जाएगा, पेश होगा। इसमें 3-4 बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा इसमें उन रहमान मलिक साहब ने इनके शफात किए हैं जो नई चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे खबर ब्रेक कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रहमान मलिक साहब ने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ छोटा सा भी एविडेंस आ जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन में मेरा कोई छोटा सा भी रोल था, मैं इस्तीफा देने को। ये एक और सियासी बयान हो गया उनका, आगे चले। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट एक और सियासी बयान रहमान मलिक साहब का, आगे बात करें। दूसरी बात एक चीज, अच्छा दूसरी इसमें एक उन्होंने इंपॉर्टेंट उन्होंने चीज की है, उन्होंने चौधरी असलम पे ये उन्होंने एक तरह का इल्जाम लगाया है। वो ये कहते हैं, मुझे ये शक है कि चौधरी असलम साहब जो हैं ये खुद बेनज़ीर भुट्टो साहब के असैसिनेशन में उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि चौधरी साहब ने उन पर यह इल्जाम लगाया था कि बेनज़ीर भुट्टो को लेजर गन से कत्ल किया गया था। इस पर रहमान मलिक साहब ये कहते हैं कि इनको कैसे पता था कि लेजर गन? एलिगेशन काउंटर एलिगेशन, रहमान मलिक के कान क्यों बजते हैं? अच्छा, ये बड़ा मलिक साहब ने इसमें इंटरेस्टिंग एक इसमें कमेंट लिखा है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे ये क्लेम करता है चौधरी असलम कि मैं इंजर हुआ था लिहाजा मेरी FIR काटी जाए। तो वो ये कहते हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब 18 अक्टूबर को वहाँ पे आई थी कराची में और बम्बिंग हुई थी तो उसमें मैं भी जख्मी हुआ था और आज तक मेरे कान बजते हैं और मैं आज तक अपने कानों का इलाज करवा रहा हूं। 2 सर्विंग जर्नलों का जिक्र किया जिनसे रहमान मलिक साहब राब्ते में थे, उनका नाम क्या है? वो ये कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जनरल मुशर्रफ साहब से उन मुज़ाकरात शुरू किए थे या डील उन्होंने शुरू की थी और 2 पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे जो अभी भी सर्विंग जनरल। यस, और वो ये कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ के बिहाफ पे हमारे साथ डील कर रहे थे, दुबई में उनसे हमारी मुलाकातें हुई। इनके नाम आए? नाम उन्होंने इनके भी। अयाज अमीर साहब, आपको कुछ मालूम है कि रहमान मलिक साहब किनको मैसेजेस पहुंचा रहे थे और जिन 2 सर्विंग जनरल्स का उन्होंने जिक्र किया है पाकिस्तान आर्मी के, कौन हो सकते हैं? सर्विंग जनरल्स आई डोंट नो, मेरा ख्याल क्यानी साहब की तरफ तो नहीं है उनका इशारा। एक तो क्यानी साहब थे, दूसरे का कुछ मालूम नहीं हो रहा, शायद वो रिटायर हो चुके हैं। रहमान मलिक साहब की अपडेट नहीं है। फौजिया वहाब साहिबा, आपको कुछ मालूमात हैं कौन से 2 सर्विंग जनरल्स हैं? मुझे कतन मालूमात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि चौधरी असलम साहब जो है वो कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नहीं थे। मैं मोहतरमा के अच्छा नहीं थे। फौजिया वहाब साहिबा जनरल अशफाक परवेज कियानी, मैंने उनको कभी नहीं देखा उनके आसपास, मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा। अचानक वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है? जी, फौजिया वहाब साहिबा जनरल अशफाक परवेज कियानी वो NRO नेगोशिएशन में शामिल थे, वही सर्विंग जनरल है जिनका रहमान मलिक साहब जिक्र कर रहे हैं? कुड बी पॉसिबल, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती हूँ। कुड बी पॉसिबल। फौजिया वहाब साहिबा, अयाज अमीर साहब, रऊफ क्लासा, आप तीनों का प्रोग्राम क्यों में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि किस तरह हमारी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के फ़ज़ाई मुसाफिरों की ज़िंदगी की कीमत कितनी कम लगाई और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इस बारे में क्या कहता है। विक्टिम्स की फैमिलीज़ के पास ऑप्शंस हैं कि अगर वो इस कंपनसेशन से एग्री नहीं करते तो वो अदालतों का रुख कर सकते हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।